माँ जी समय देख रही हैं आप? दोपहर के 3 बज रहे हैं। 12 बजे से मैं किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोटी बनाने की मशीन थोड़ी ना हूँ। अब तू क्या चाह रही है? घर में सब लोग पेट पर पट्टी बांध ले, रोटी भी ना खाएं? ये देख लो आजकल की बहुओं को, इनका बस चले तो ससुराल वालों का निवाला भी गिन ले। अरे पूरे दिन में और क्या काम रहता है तेरे पास? रोटी भी नहीं बनाकर खिला सकती खुशी खुशी? माँ जी, रोटी बनाने को सिर्फ रोटी मत कहिए। रोटी बनाना हमारे घर में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 60 रोटी बना चुकी हूँ अभी तक, और अभी भी देवर जी एक और करके खाते ही चले जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ जी, कोई कुक रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सब छोड़ छाड़ के। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे ससुराल में। बावर्ची बनाकर रख दिया है। पता कर लो पूरे मोहल्ले में है कोई ऐसी बहू जो दिन के 6 घंटे गैस के आगे खड़ी होकर सिर्फ रोटी ही बनाती हो। अगर बावर्ची घर में टिक जाते तो तुझे लेकर क्यों आते? तेरे नखरे इसीलिए तो सह रहे क्योंकि जितनी रोटी इस घर में लगती है उतनी कोई बावर्ची बना ही नहीं सकता। अरे बेटा तू तो नाराज हो गई। देख ऐसी छोटी छोटी बातों पर ना नाराज नहीं होते, और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इतना बढ़िया खाना बनाती है कि परिवार में सब उंगलियां चाट चाट कर तेरे हाथ का खाना खाते हैं। अगर मेरे बेटे 20-20 रोटी खा रहे तो इसका मतलब कुछ तो कमाल है तेरे हाथों में। अरे माँ जी, बहुत हो गई आपकी मक्खनबाजी। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे सब पता है ये चिकनी चुपड़ी बातें आप क्यों कर रही हैं। देखो साफ साफ सुन लो, अब मुझे मेरी मदद करने वाला कोई चाहिए। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू के जाने के बाद सास अपने पति से कहती है, सुनते हैं जी, बड़ी बहू ना अभी अभी बहुत बिगड़ कर गई है। कहती है कोई मदद करने वाला नहीं ला कर दिया तो घर छोड़कर चली जाएगी। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब इस बुढ़ापे में मेरे बस का नहीं है 60-60 रोटियाँ बनाना। बहुत खिला लिया मैंने जीवन भर आप लोगों को पका पका कर। अभी तुरंत बड़ी बहू की परेशानी हल करो या फिर भूखे रहना। देखो भाग्यवान, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो जितना खाना हमारे घर में बनता है ना, कोई नौकर दूसरे दिन यहाँ दिखने वाला भी नहीं है। और आज तक क्या हमने नौकर रखने की कोशिश नहीं की है? जो एक दिन आता है वो दूसरे दिन लौट कर कभी वापस नहीं आता। अरे तू क्या करे? एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, छोटे की शादी कर देते हैं। अरे भाई, एक से भले दो। अभी बहू अकेले बनाती है, फिर दोनों मिलकर बनाया करेंगे। और नौकरों की तरह बहू के घर छोड़कर भागने की भी कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन छोटे को कौन समझाए? वो तो शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो अगर शादी नहीं करेगा ना तो अपने हिस्से की 20 रोटियां कल से खुद ही बनाएगा। बेचारी बड़ी बहू आखिर कब तक अकेले पिसती रहेगी रसोई में? उसकी बात भी तो गलत नहीं है। दोनों सास ससुर मिलकर सलाह मशवरा करते हैं, और शाम के समय जब दोनों बेटे दुकान से वापस घर आते हैं तो ससुर उनको अपने पास बुलाते हैं। देखो भैरव, मैंने और तेरी माँ ने सोचा है कि अब समय आ गया है, तेरे भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बाबूजी, मैंने आपसे 10 बार कह दिया है, मुझे शादी करनी नहीं है। बेटा, तेरे कहने से घर नहीं चला करता। इतना बड़ा परिवार है हमारा, और तूने तो बड़ी आसानी से ज़बान चला दी कि तुझे शादी नहीं करनी। लेकिन ये तो सोच, तू शादी नहीं करेगा तो ऐसे में तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली बड़ी बहू पर आ जाएगी। वो बेचारी भी अकेले कब तक काम करती रहेगी? उसे भी तो कोई चाहिए ना, उसका दुख सुख बांटने वाला। कोई हो जो उसकी तबीयत ना ठीक हो, काम करने की इच्छा ना हो तो उसका हाथ बटा सके। बाबूजी, सिर्फ घर के काम कराने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? अब तुझे जो समझना है समझ ले। मैंने 1-2 जगह बात चलाई है, जल्दी ही लड़की वाले तुझे देखने आएंगे। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान है, दिक्कत क्या है तुझे शादी करने में? एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे। घर वालों के दबाव देने के कारण भैरव शादी के लिए तैयार हो जाता है, और मालिनी नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही मालिनी शादी करके भैरव के परिवार का हिस्सा बन जाती है। शादी के बाद, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता कब बनेगा? मालिनी के मुंह से ऐसा सुनकर जेठानी कविता हंसने लगती है।
क्या कहा तुमने, नाश्ता? अरे यहाँ कोई नाश्ता नहीं करता, यहाँ सीधा लंच बनेगा। क्या, कोई भी नाश्ता नहीं करता? फिर तो बड़े मज़े हैं आपके। चलो इसी बहाने हमारा थोड़ा काम कम हो गया। काम की बात सुनकर जिठानी एक बार फिर से हंसने लगती है। इतनी खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। बस ज़्यादा देर की बात नहीं है, आज रात तक सब समझ जाओगी। 12 बजे छोटी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, आप कहे तो अब खाना बना दे। अरे नहीं बहू, अभी भूख कहाँ लग रही है। 2-2:30 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। खाना खाने का मज़ा तो तभी आता है जब पेट में बिल्कुल से चूहे कूद रहे हो। छोटी बहू को अपने ससुराल की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बड़े अजीब लोग हैं, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं सबके सब। मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो कल से अपने लिए नाश्ता बना लिया करूँगी। मैं 2 बजे तक भूखी नहीं रह सकती। तभी उसकी जेठानी की आवाज़ सुनाई देती है, मालिनी आओ खाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर सब लोग अचानक से आ जाएंगे ना तो हम लोग खाना कैसे सर्व कर पाएंगे। जेठानी और देवरानी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसा कर, ये आटा गूंद ले, तब तक मैं सब्जियां काटती हूँ। अरे भाभी इतना आटा, घर में सिर्फ 6 लोग ही तो हैं। इतना आटा तो 60 लोग में लगेगा। आप पूरे महीने का आटा मुझसे एक बार में ही गुथवाने वाली हो क्या? ऐसा ही समझ लो। लेकिन चलो अभी फटाफट हाथ चलाओ और आटा गूंद लो। अभी से काम पर लगेंगे ना, फिर भी हमें खाना बनाते बनाते 3:30 बज जाएंगे। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर खाना बना तो रहे थे, लेकिन देवरानी के मन में प्रश्नों की लाइन लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिठानी 6 लोगों के छोटे से परिवार के लिए इतना बड़ा भगोना भर के सब्जी क्यों बना रही है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। भाभी मैं 30 रोटी बना चुकी हूँ, लेकिन ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी और कितनी रोटी बनेगी? तुम तो 30 रोटी में ही थक गई। भाई खाना तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो सबने बस 5-5 रोटियां खाई हैं। इन्हें कम से कम 10 रोटी और लगेगी। हैं? ये कैसी बात कर रही हो आप? इंसान है कि दानव है? इतनी रोटियां कौन खाता है? तुम्हारे ससुराल वाले खाते हैं, और कौन खाता है। और जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये रोज़ का है। अभी तक मैं 60-60 रोटियां अकेले बनाती थी, अब हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तुम ना ज़्यादा घबराओ मत, 2-3 महीने में ही तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और मैं कोई शादी से पहले किसी ढाबे पर काम थोड़ी ना करती थी, मैंने भी तो यहीं आकर बनाना सीखा है। और तुम सोचो, तुम्हारे पास तो मैं सब कुछ सिखाने के लिए पहले से यहाँ पर हूँ। मैंने तो सब कुछ अकेले अकेले सीखा है। भाभी ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अब सोच सोच कर घबराहट हो रही है। जिस तरह से ये लोग खा रहे हैं उस हिसाब से तो मेरी आधी ज़िंदगी किचन में ही बीत जाएगी। देखो मालिनी, अगर मैं तुम्हें बता देती कि यहाँ पर सब लोग 1 नंबर के भुक्खड़ हैं, तो तुम क्या यहाँ शादी करके आती? और मैं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगी? अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हें तो 30 रोटी बनाने के नाम से ही चक्कर आने लगे, और मैं तो अकेले ही इतने सालों से काम करती आ रही हूँ। आखिर मुझे भी तो कोई चाहिए था ना जो इन कामों में मेरा हाथ बटा सके। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छा है। आपको मदद के लिए कोई चाहिए था, इसलिए आपने मेरी बलि चढ़ा दी। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन मालिनी को अभी तक इतना सारा खाना बनाने की आदत नहीं हुई थी। एक दिन, भाभी आप मुझे एक बात बताओ। मैं मानती हूँ कि आप अकेले इतना सारा काम कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने देवर की शादी कर देना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अरे आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्या सोल्यूशन निकालती मैं इस प्रॉब्लम का? सबको पेट पर पट्टी बांधकर सोने का हुक्म दे देती। क्या कर सकते हैं जब इन लोगों की भूख ही इतनी है? तो ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे इंसानों की तरह खाना खाना आता ही नहीं है इस घर में किसी को। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि दोपहर 2 बजे तक भूखा रहने की ज़रूरत क्या है? और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो खाने पर ऐसे टूट पड़ो जैसे जंगली जानवर अपना शिकार देकर उस पर टूट पड़ते हैं। देखो भाभी, अभी इस घर में 2 वक्त खाना बनता है, लेकिन उस 2 वक्त में ही सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जिससे उसके बाद कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। हमें घर में सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। हम अब से दिन में सबको 6 बार खाना देंगे। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनेगा, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद 11 बजे सब लोग फ्रूट्स खाएंगे। फिर दोपहर में लंच,
फिर इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, फिर रात को हल्का डिनर और सोने से पहले सबको एक एक ग्लास दूध। इस तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहने से सबको अपनी भूख मैनेज करने का तरीका आ जाएगा और ये लोग जानवरों की तरह खाना खाना बंद कर देंगे। तुझे लगता है तेरी बात कोई सुनेगा इस घर में? देखो भाभी, हम लोगों को स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, वरना हम तो रोटी बेलते बेलते ही पागल हो जाएंगे एक दिन। अरे हम इस घर की बहू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी ज़िंदगी रोटी बनाने का ठेका ले लिया है हमने। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? यहाँ तो सुबह उठो तो दिमाग में बस रोटी ही घूमती रहती है। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, सबका डाइट चार्ट बना दे, हम उसको किचन के दरवाजे पर लगा देते हैं और साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि अब से खाना इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये 10-10, 20-20 रोटी खाने का समय अब चला गया। अगले दिन, अरे बहू, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इतने सालों से चल रहा है वैसे चलने दो। अरे खाते हैं तो अपनी कमाई का खाते हैं, किसी को क्या तकलीफ़ है मेरे बेटों के खाने से? किसी और को क्या तकलीफ़ होगी माँ जी? हमें तकलीफ़ है क्योंकि बनाना तो हमें पड़ता है। हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब या तो खाना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर आप लोग अपने लिए कोई और इंतज़ाम देख लो। हम दोनों अब इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। दोनों बहुओं के बिगड़ते हुए तेवर को देखकर परिवार में सभी लोग बहू के टाइम टेबल के अनुसार खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, मालिनी, लाओ बेटा, दिखाओ क्या नाश्ता बनाया तुमने। बस बाबूजी 5 मिनट में ला रहे हैं, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर सबको थाली में पोहे परोस कर दी जाती है। अरे कविता, और ले आओ भाई, इतना तो मेरे दांतों में ही चिपक गया। बस इतना ही मिलेगा आपसे। ये ठूस ठूस के खाने की आदत आप लोगों को छोड़नी है। नाश्ता नाश्ते की तरह ही किया जाता है और वैसे भी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का सेकंड मील भी आ जाएगा। बहू की बात सुनकर आधे पेट खाकर ही बेमन से पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। 2 घंटे बाद, माँ जी, बाऊ जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, आप लोगों की फ्रूट सलाद तैयार हो गई है। बहू की आवाज़ सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे ये तू क्यों कहती है कि तूने खाने के लिए बुलाया है? ऐसा बोल के सूंघने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम लोग कुछ बनाते तो हो नहीं। 4-4 टुकड़े लाकर हमारे सामने रख देते हो। अब इसे खाए कि सूंघे? अरे माँ जी, फल तो ऐसे ही खाए जाते हैं ना। आपने कभी सुना है कि किसी ने 5 किलो सेब एक साथ खा लिए हो? अभी आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप लोगों की भूख शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद मालिनी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही है, आप लोगों को वो खाने को मिलेगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 2-2 बादाम लाकर रख देना हमारे सामने। आई पड़ी ड्राई फ्रूट्स वाली। माँ जी, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोचकर देखा है कि हमारे परिवार में रोटी के अलावा कोई और कुछ खाने की बात ही नहीं करता? ना तो हमारे डाइट में फ्रूट है, ना ड्राई फ्रूट्स, ना सूप, ना सलाद। बस दिन के दोनों टाइम 20-20 रोटियां और कटोरा भर की सब्ज़ी, यही नज़र आता है सबको। अगर स्वस्थ रहना है ना, तो हमें अपने डाइट में रोटी सब्ज़ी के अलावा फल, सलाद, दूध, हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। और शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप लोगों को अपनी सेहत में सुधार दिखने मिलेगा। अरे बहुत अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं हम, बिना बात तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैं तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा था वही बढ़िया था, कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता था। नहीं बाबूजी, खाना तो अब इस घर में हमारे अनुसार ही बनेगा। बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। रात को 10 बजे, छोटे, तेरे फ़ोन में वो है क्या जिससे खाना मंगाया जाता है? जोमेटो की बात कर रहे हैं क्या बाबूजी आप? अरे हाँ वही बेटा, तो ऐसा कर, कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगा दे। अरे तुम दोनों की बीवियों ने तो बस 2 रोटी दी है खाने के लिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। सही कह रहे हो बाबूजी आप, भूख से मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। दोनों भाई मिलकर जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देते हैं। रात के 10:30 बजे मालिनी रसोई की सफाई और सबके लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बज जाती है। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने जोमेटो वाला डिलीवरी लेकर खड़ा है। अच्छा, तो ये लोग बाज़ार से मंगा कर खाना खा रहे हैं, लेकिन मैंने भी इनकी आदत ना सुधार दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं। भैया, हम लोग तो खाना खा चुके हैं, आप ऐसा करिए, ये खाना हमारी तरफ से आप रख लीजिए। बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप?
अरे नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। ये खाना मैं अपने घर ले जाता हूँ। कुछ देर बाद, अरे कविता, कुछ देर पहले घंटी बजी थी, डिलीवरी वाला खाना नहीं देकर गया क्या? डिलीवरी वाला खाना तो लाया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। आप लोग ये समझने की गलती मत करना कि हम घर में आपकी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर जाकर खाना खा लोगे। आज आपके पैसे वेस्ट हो गए। अगर चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो तो बाहर से खाना ऑर्डर करने की गलती मत करना। पत्नी की बात सुनकर वो बेचारा अपना सर पीट लेता है। लीजिए भैया, दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। आपको पता है गुनगुना दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अरे यहाँ हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम्हें नींद की पड़ी है। खाली पेट तो मुझे नींद आने से रही। कोई बात नहीं, जैसे हमें 60 रोटी बनाने की आदत पड़ गई थी ना, वैसे ही थोड़े दिनों में आप लोगों को भी 3 रोटी खाकर पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। परिवार के सदस्य बार बार कोशिश करते हैं कि वो छुप छुप कर बाजार का बना हुआ खाना खा ले, लेकिन हर बार वो दोनों बहुओं की पकड़ में आ जाते और इसी खींचतान के बीच 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, भैया वैसे अब मुझे महसूस होने लगा है कि भाभी और मालिनी ठीक ही कहती हैं। जब से हम लोगों ने ये हेल्दी खाना खाना शुरू किया है, शरीर बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। वरना पहले मैं इतना खा लेता था कि बाद में गैस और एसिडिटी से पूरा दिन परेशान रहता था। अपच ने तो जैसे सालों से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था, लेकिन अब ना बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ छोटे, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अब मुझे बिना ये डाइट प्लान अच्छा लगने लगा है। कविता और मालिनी के टाइम टेबल के बेनिफिट्स को देखते हुए सभी लोग हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुओं का 6 वक्त के खाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसी बहू रानी की जो दिवाली आने पर दिवाली की भयंकर साफ सफाई में लग गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके दिमाग में अभी सिर्फ ससुराल में दिवाली की सफाई की बातें ही चल रही है। खैर, इसी बीच, अरे बहू, बाजार जाना है, बहुत सारा सामान भी लेना है, जल्दी कर बेटा। हाँ माँ जी, आई। बस थोड़ा सा ये टेबल साफ कर दो। अरे बहू, टेबल तो आके साफ कर लेना, पहले चलना बाजार, नहीं तो शाम हो जाएगी और भीड़ बहुत हो जाएगी वहाँ, तब सामान लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ जी, ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही, तो चल बेटा जल्दी कर। इसके बाद राधिका जल्दी से अपना बाजार वाला झोला लेती है और अपनी सासू माँ के साथ बाजार निकल पड़ती है। वहीं थोड़ी देर में दोनों लोग मार्केट पहुँचते हैं। अरे बेटा देख तो, वो वाली मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है ना, यही वाली लेते हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी ये बहुत पसंद आ रही है। और ये देख, ये वाले दिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इन्हें हम दरवाजे के पास रखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। और वो देखो तो, कितने सुंदर दिए बनाए हैं, वो भी हाथ से। सच में भारत में ना एक से एक बेहतरीन कलाकार हैं। वो तो है, भारत में भला कला की कमी कहाँ है। और ऐसे ही दोनों सास बहू मार्केट में दिवाली की शॉपिंग वगैरह करती रहती है। माँ जी, 1 घंटा हो गया है, चलिए ना आप चलते हैं, घर जाकर बहुत सारी सफाई भी करनी है। अरे 1 घंटा हो गया तो क्या हुआ, सामान भी तो देख हमें कितना लेना है। रुक जा बहू, अभी 1 घंटा और रुक जाते हैं। सासू माँ, 1 घंटा? इतनी देर में तो घर की कितनी सारी सफाई हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, 1 घंटा हो गया ना, बहुत है बाजार के लिए, चलिए अब घर चलते हैं। आपको पता है, ऊपर वाले माले की सफाई तो शुरू भी नहीं की है मैंने, वहाँ तो मुझे A to Z पूरा सफाई करना बाकी है। अरे ऊपर वाले माले में अभी कौन जा रहा है देखने। नहीं नहीं माँ जी, दिवाली के दिन पूरा का पूरा घर साफ होना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करेंगी। हाँ बहू, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खरीदारी भी तो करने दे। अरे इसी सामान से तो हम अपने घर को सजाएंगे ना, तब सोच हमारा घर कितना अच्छा लगेगा। ठीक है सासू माँ, थोड़ा सा और शॉपिंग कर लीजिए आप बस। और इस तरह राधिका की सासू माँ को शॉपिंग करते करते थोड़ी और देर लग जाती है। माँ जी जल्दी चलिए ना, आपने 1 घंटा और यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आपको तो 1.5 घंटे हो गए। अरे हाँ, बहुत देर हो गई, चल चल। इसके बाद राधिका दोनों झोले उठाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है, क्योंकि इस बहू को तो दिवाली की सफाई करने के लिए जल्दी घर पहुंचना था। राधिका अपने कदमों को बहुत तेज तेज बढ़ा रही थी। अरे बहू रुक जा, कितनी तेज चल रही है। अरे रुक ना बहू। अरे माँ जी क्या करूँ, आपने इतना लेट जो करवा दिया है मुझे। अरे बेटा आराम आराम से तो चल। नहीं नहीं सासू माँ, समय बहुत कम है, जल्दी चलिए।
ये कहकर राधिका बड़े तेज तेज कदमों से घर की ओर तो ऐसे बढ़ रही थी मानो जैसे वो किसी से रेस लगा रही है। आखिरकार दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे बहू, वो तो अच्छा हुआ कि मार्केट हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वरना तू तो आज मेरी कमर ही तोड़वा देती। उफ, अरे माँ जी कोई बात नहीं, कम से कम इस बहाने आपका एक्सरसाइज तो हो गया। आप एक्सरसाइज करती भी कहाँ हैं वैसे भी? अरे देख रहे मयंक बेटा, तेरी पत्नी क्या कर रही है? अरे राधिका, थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हारी और मेरी माँ की उम्र में कितना अंतर है। इसीलिए तो कहती हूँ कि माँ जी को थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तभी तो इनकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। बहू से तो कोई जीत ही नहीं सकता भाई। जी मैं जानती हूँ। अच्छा मैं अब किचन की सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद राधिका किचन में जाती है और बड़े भयंकर तरीके से किचन की सफाई करने लग जाती। किचन की सफाई करते वक्त घर के लोगों को किचन से बड़ी तेज तेज आवाज़ आ रही थी, कभी बर्तन गिरने की तो कभी मसाले के डिब्बों के गिरने की। वो सभी लोग चिंतित होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। अरे राधिका, ये तुम कैसे सफाई कर रही हो? किचन से कितनी आवाज़ आ रही है। अरे ज़रा आराम आराम से हाथ से करो ना। आप भी कभी सफाई करके देखिए तो पता चलेगा सफाई किसे कहते हैं। अरे बहू सफाई कर, लेकिन इतना आवाज़ तो मत कर। वही तो भाभी, मैं अपना शो देख रहा था, अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मैं तो डर ही गया। अरे देवर जी आप क्या मजाक कर रहे हैं? डर गए वो भी आप? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो जिम में जाकर कितना भारी भारी डंबल उठाते हैं। अरे आप तो अपने से बड़े लोगों से पंगा लेते हैं, है ना? अरे बहू तू सफाई कर, तुझे जितनी सफाई करनी है कर, लेकिन बेटा आराम से, कहीं चोट मत लगा लेना खुद को। अरे फिक्र नॉट पापा जी, कर्नल की बहू हूँ, इतना तो भरोसा रखिए। माँ पापा राजीव सब अपने अपने काम में लग जाओ, क्योंकि राधिका के सर पर दिवाली की सफाई का भूत चढ़ गया और वो दिवाली के बाद ही उतरेगा। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगला दिन आता है। अरे भाभी, मेरे कमरे में क्यों आ रही है? लगता है सफाई करने आ रही है। फंस गया मैं तो। अरे देवर जी जरा सोफे से उठिए तो। अब हाँ भाभी जी, अभी उठता हूँ। राधिका का देवर सोफे से उठता है। वहीं उसके उठते ही राधिका सोफे के कवर को निकाल देती है और कवर को लेकर उसके कमरे से चली जाती है। लगता है मेरे कमरे की सफाई हो चुकी है, बस सोफ़ा कवर रह गया था धोने को। अच्छा है, अब मैं आराम से पढ़ाई कर पाऊँगा। पढ़ाई ख़त्म करके फिर थोड़ी देर अपना फेवरेट शो भी तो देखना है। राजीव आराम से अपने बेड पर बैठ जाता है और अपनी किताब पढ़ने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही उसकी भाभी फिर से उसके कमरे में आ जाती है। अरे देवर जी ज़रा अपने बेड से उठिए तो, मुझे ये चादर चेंज करनी है। सारे चादर गंदे हो गए, सबको एक साथ धो देती हूँ। अरे भाभी, अभी दिवाली आने में 4-5 दिन है ना, तो आराम से धो लीजिएगा। आपने सोफ़े का भी कवर निकाल दिया, अब आप ये बेडशीट भी ले जाएंगी। अरे तो क्या हो गया देवर जी, आज आप चटाई में बैठकर काम चला लो। अरे पर भाभी। देवर जी दिवाली आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप बैठिए। थोड़ी देर बाद राधिका अपने पति के कमरे में जाती है और वहाँ पर भी यही करती है। राधिका, तुमने सारे चादर और कवर तो धो दिए, अब हम लोग कहाँ लेटेंगे? बिना चादर के बिस्तर में लेटना कितना अजीब लगता है। अजीब कुछ नहीं, कुछ अजीब नहीं लगता। आप ना थोड़ा सा एडजस्ट करना भी सीख लीजिए। अच्छा ठीक है राधिका, लेकिन ये तो बताओ खाना कब बनेगा? दिन के 2 बज गए हैं। अरे वो खाना बनाने में ना आज भी देरी हो जाएगी। आप बाहर से छोले भटूरे ले आइए ना। राधिका, हम लोग 4 दिन से बस छोले भटूरे खा रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों का पेट खराब हो जाएगा, तो हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? अरे कुछ नहीं होता, ले आइए ना। ये कहकर राधिका झाड़ू उठाती है और कमरे में लगे जाले साफ करने लगती है। वहीं दूसरी ओर मयंक को अब चिंता होने लगती है कि आखिर खाने में क्या खाया जाए। फिर क्या, बेबस मयंक खुद ही खाना बना लेता है। वहीं मयंक से खाना जल जाता है। अरे इससे अच्छा तो बेटा तू बाहर से ही कुछ खाने को ले आता। अरे माँ, 3 दिन से तो हम लोग बाहर का ही खा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ घर का खा लेते, नहीं तो सबका पेट खराब हो जाएगा। और आपको पता ही है त्योहार का समय है, अगर त्योहार में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मयंक, सही कह रहा है तू। अरे कोई बात नहीं ना, जो हिस्सा नहीं जला है वही वाला खा लेते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था बाहर से ले आओ। 3-4 दिन अगर बाहर का खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। खाओ अब जला हुआ खाना।
ये सोचते सोचते राधिका सीढ़ियों में पोछा लगाती रहती है। तो ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह आती है। वहीं सुबह होते ही राधिका दिवाली की सफाई में जुट जाती है। वो आंगन को पानी से धो रही थी और साथ ही साथ उसने आज पानी में थोड़ा सा सर्फ भी मिलाया था। खैर, जब राधिका काम कर रही थी तो बहुत आवाज़ भी आ रही थी। अरे बहू, तू जल्दी उठ गई और सफाई में भी लग गई। लेकिन तू बाकी लोगों का भी तो सोच, हम लोग तो सो रहे हैं ना, और तू इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? देख बहू, बाकी दिन तो जल्दी उठ जाया करती थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। अभी तो ठीक से 4 भी नहीं बजे। अरे सासू माँ, दिवाली आने में सिर्फ 3 दिन रह गए, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सारा काम हो जाए, ताकि दिवाली के दिन ज़्यादा काम ना रह जाए। बहू, ऐसे तो तू अपनी भी तबीयत खराब कर लेगी और हम सबकी भी तबीयत खराब करवा देगी। अरे नींद भी पूरी नहीं हो रही है हम लोगों की। सासू माँ, मैं तो रोज़ यही कहती हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए ना आप लोग। बस मुश्किल से 2-3 दिन ही तो बचे हैं। अरे बहू, कर तो रहे हैं एडजस्ट, और कितना करें? अब तो क्या चाहती है? देखिए सासू माँ, फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़रा वहाँ से हटिए। वहाँ मुझे सफाई करनी है। आप जहाँ पर खड़ी है ना, वहाँ पर गंदा दाग लग गया है, तो उसे छुड़ाना है मुझे। अरे हाँ माँ जी, मैंने पानी में थोड़ा सर्फ भी मिलाया है ताकि ज़मीन में थोड़ी चमक आए। तो प्लीज़ माँ जी, आप इधर मत आइएगा, कहीं आप गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या ही कहूँ। तभी वहाँ पर राधिका का देवर आ जाता है, जो कहीं जाने वाला था, लेकिन राधिका उसे तुरंत रोक लेती है। अरे अरे देवर जी, घर के अंदर ही रहिए। आंगन में मैंने सर्फ वाला पानी फेंक रखा है, आप गिर जाएंगे, इधर मत आइएगा आप। अरे भाभी, ये कौन सी बात हुई? मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। एक दोस्त से मिलने के लिए आप रिस्क ले रहे? नहीं 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 देवर जी, आप चुपचाप घर के अंदर रहिए। वैसे भी थोड़ी ही देर में मेरे आंगन की सफाई बस पूरी होने वाली है। अच्छा ये बताइए कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं अपने दोस्त के पास? क्या कोई एकदम ज़रूरी काम है? नहीं, लेकिन देखा माँ जी, देवर जी को कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। अरे हमारा आंगन इतना बड़ा है, हर जगह कोने कोने में सर्फ का पानी फैला हुआ है। अगर बाई चांस देवर जी गिर गए तो क्या होगा? हमारी दिवाली तो बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ राजू, बस थोड़ी देर की बात है, तेरी भाभी वहाँ सफाई कर लेगी, फिर तू चले जाना। क्या माँ, आप भी ना भाभी का साथ दे रही हैं? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ कि गिर जाऊँगा। और मुझे पता है कि भाभी अभी थोड़ी देर कह रही है, लेकिन ये पूरा आंगन साफ करने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। अभी आप घर में रहिए, आराम से शाम को चले जाना। और हाँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करके आपको एक लिस्ट दूंगी, तो लिस्ट में जो भी सामान है वो आप ले आइएगा। अरे बहू, उस दिन तो इतना सारा सामान लेकर आए थे, अब कौन सा सामान रह गया है? अरे माँ जी, घर गृहस्थी में एक सामान तो होता नहीं, बहुत सारे सामान होते हैं ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और वो बाती और थोड़ी और मोमबत्तियाँ वगैरह लेकर आनी है। अच्छा आप लोग मुझे बातों में मत उलझाइए, मुझे सफाई करने दीजिए। चलिए अब अंदर जाइए ना आप लोग। राजीव गुस्से में अंदर चला जाता है। अरे बेटा, गुस्सा मत कर, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तेरी भाभी के दिमाग से दिवाली की सफाई का कीड़ा निकल जाएगा। हाँ, बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ माँ। जब से भाभी ने दिवाली की सफाई क्या शुरू कर दी है, हम लोगों को तो दिन में भी तारे दिखने लग गए। मैं ना आराम से बैठकर टीवी देख सकता हूँ, ना आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ। और जब देखो भाभी मुझसे बाजार से कुछ ना कुछ मंगाती रहती है, और ऊपर से पंखा साफ करने के लिए रोज़ रूम का फ़ैन भी बंद कर देती है। कितनी गर्मी लगती है मुझे माँ। हाँ बेटा, मैं तेरी परेशानियों को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तो तेरे साथ झेल रही हूँ ना। खैर, उसी शाम 5 बजे राधिका छत की सफाई करने जाती है, जहाँ पर उसका पति पहले से ही मौजूद था। दरअसल राधिका के पति को शाम के टाइम वॉक करना पसंद है। अजी जरा हटिए तो वहाँ से, वहाँ झाड़ू लगाना है। राजीव वहाँ से हटकर दूसरे कोने में खड़ा हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद राधिका झाड़ू लगाते लगाते उस कोने में भी पहुँच जाती है। अजी हटिए यहाँ से। राजीव फिर से हटकर दूसरे कोने में चला जाता है। फिर वही होता है, राधिका फिर से वहीं पर पहुँच जाती है। अरे राधिका, यहाँ पर तो तुम पहले झाड़ू लगा चुकी हो ना, अब फिर से तुम यहाँ आ गई। कल और परसों भी तो तुमने झाड़ू लगाया था ना यहाँ पर। और क्या, हमारा छत भी तो कितना बड़ा है, इसलिए इसकी सफाई करनी पड़ती रहती है। बगल में कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, वहाँ की पत्तियाँ उड़ के यहाँ पर आ जाती है। और आपको पता है,
कि दिवाली के दिन पड़ोस के कुछ लोग आते हैं छत में पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए, तो छत को तो साफ रखना पड़ेगा ना, वरना सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा ठीक है भाई। राजीव कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है। अब यहाँ पर क्या काम है तुम्हें? अरे सारे काम कर लिए लेकिन पर्दे ही नहीं धोए। हाय मेरा दिमाग। ओफो, अब शाम के टाइम पर्दे हटाओगी तो लाइट होने पर बाहर से सब दिखेगा पड़ोसियों को। हाजी तो क्या हुआ, दूसरे रूम में बैठ जाइएगा और क्या। वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से। हॉल में बैठता हूँ पिताजी के साथ, तो उनके साथ बैठकर अपना फेवरेट शो भी नहीं देख पाता। अरे वो पुराने ज़माने का पता नहीं कौन सा शो लगाते थे टीवी पर। अच्छा हटिए, अब मुझे पर्दे निकालने दीजिए। इस तरह राधिका अपनी ही धुन में लगी रहती है और ससुराल में दिवाली की सफाई करती रहती है। वहीं इस सफाई से राधिका के ससुराल वाले अब बेहद परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। आखिर छोटी दिवाली आ जाती है। अजी जल्दी हटिए, चादर बदलना है। अरे तुमने अभी तो चादर बदले थे। अरे वो तो उस दिन बदले थे ना, दिवाली के एक दिन पहले भी ये नए चादर लगाने होते हैं। वो सुबह के 6 बज रहे हैं और इतनी जल्दी उठा दिया तुमने। राधिका जल्दी से चादर बदल लेती है और उसके बाद पंखे को फिट करवाने लगती है। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो ना, और उस वाले पंखे को भी खोलकर साफ करिएगा एकदम अच्छे से। मैंने तो आपको 2 दिन पहले बुलाया था ना, और आप आज आ रहे हैं, मैं पैसे काट लूँगी। हाँ अरे मैडम, आपको तो पता है दिवाली का समय चल रहा है, इसलिए दुकान में कस्टमर बहुत आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी करिए। ढंग से सुबह भी नहीं हुई और अभी से घर में शोरगुल शुरू हो गया। बहुत नींद आ रही है भगवान। तो जैसे तैसे राधिका अपने ससुराल में दिवाली की सारी सफाई कर लेती है और तब जाकर उसे सुकून मिलता है। शाम होती है और पूरा परिवार अच्छे से छोटी दिवाली सेलिब्रेट करता है। वहीं अगला दिन आता है जो था बड़ी दिवाली का दिन। चलो बहू, आखिर दिवाली की साफ सफाई अच्छे से हो ही गई। देखो तो घर कितना चमक रहा है। पिताजी, घर की साफ सफाई का सारा क्रेडिट आप अपनी बहू को मत दीजिए, हम लोगों को भी दीजिए। वो तो है। माफ़ करना, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हुई ना। हुई तो, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी का अच्छा परिणाम भी तो मिला। तभी थोड़ी देर बाद घर में पड़ोसी वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ओहो इंदिरा जी, आइए आइए, शुभ दीपावली। हाँ कल्पना बहन, आपको भी मानना पड़ेगा, घर की सफाई तो बड़े अच्छे से की गई है और डेकोरेशन तो पूछो ही मत। इस पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर आपका ही लग रहा है। वैसे किसने किया है सारा काम? हम सबने मिलकर किया है, और क्या। अच्छा, मेरी बहू ने तो दिवाली की सफाई में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। मेरे घर में दिवाली की सफाई तो बेचारे मेरे नौकरों ने की है। अच्छा, तब कल्पना देवी को पता चलता है कि वो कितनी भाग्यवान है जो उसे राधिका जैसी बहू मिली है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद ये पूरा परिवार अच्छे से दिवाली मनाता है। वहीं अगले दिन बेचारी राधिका की तबीयत खराब हो जाती है। ले बहू, सूप पी ले, थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा। माफ़ करना बहू, दिवाली की सफाई के दौरान हम सब ने तुझे बस टोका पर मदद नहीं की। हाँ भाभी। अरे कोई बात नहीं, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। आप लोगों ने मुझ पर कोई दबाव थोड़ी ना बनाया था, वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही दिवाली की सफाई कर रही थी। लेकिन सच बताइए, घर अच्छे से चमक गया ना? हाँ बहू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी गंभीर है। ये समाज के एक ऐसे पहलू को दर्शाता है जिसके बारे में जानते सब हैं पर करते कुछ नहीं। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो कई सपने संजो कर ले आती है, और दूसरी ओर सास ससुर शादी से पहले जिसे बेटी बेटी कहकर बुलाते हैं, वही उस बेटी को तो भूल ही जाते हैं। आइए आज हम एक नज़र डालते हैं समाज की ऐसी एक सच्चाई पर। यह कहानी शुरू होती है पानीपत के एक शहर में, जहाँ शुभी अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती है। शुभी एक हंसती खेलती और मनमौजी लड़की है। एक दिन, अजी सुनती हो आप? हाँ जी कहिए। वैसे भी मैं देख रही थी, काफ़ी देर से किसी सोच में डूबे हैं आप।
मैं सोच रहा हूँ कि अब शुभी बड़ी हो गई है, समय आ गया है उसके हाथ पीले करने का। इतने में शुभी भी आ जाती है। ओके गाइस बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे शुभी, तेरा प्रेजेंटेशन है ना आज? प्रेजेंटेशन? ओह हाँ, प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो रहा है, बाय 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 बाय। ये कहकर शुभी भागकर घर से चली जाती है। हाय मोहित, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो। शुभी 1 मिनट मैं आ रहा हूँ, फ़ोन रख दो। इतने में मोहित उसके बाजू में बाइक पार कर देता है और कहता है, मैडम आप लेट हैं, ना कि मैं। सुनो ना। और हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन मेरे ही लैपटॉप में है, कल रात ही बना के अपलोड कर दी थी ताकि तुम आज प्रेजेंट कर सको। और कुछ बिब्बो जी। मोहित, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, थक गया हूँ मैं ये शब्द सुनकर। हे भगवान, इसे मेरी फॉरएवर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बीवी बनाने का क्या लोगे आप? मोहित ये सोच रहा था और उसकी पीठ पर एक प्यारी सी थपकी आई। ओए मिस्टर, चलो ना, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। और कॉलेज पहुंचते ही शुभी क्लास में गई जहां सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसकी थी। क्या कमाल की प्रेजेंटेशन थी वो। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे और उसके प्रोफेसर ने खड़े होकर उसके लिए तालियां भी बजाई। शुभी, आई थिंक तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है बेटा। तुम बोल्ड हो और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड लाजवाब है। कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, पर तुम तो स्टेज को अपना ही बना लेती हो। बहुत आगे जाओगी तुम। बस कभी अपने हुनर को जाने मत देना। चाहे लाइफ में जितना प्रेशर हो, अपने हुनर को हमेशा बरकरार रखना। ये सुनकर शुभी को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो थैंक यू बोलकर चली गई। कॉलेज की कैंटीन में मोहित ने जैसे ही उसे देखा वो बोल पड़ा, अरे आ गई हीरोइन, मान गए। प्रेजेंटेशन में तो तुमने आग लगा दी। मैं तो अभी से ही सोच सकता हूँ, शुभी प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, कोई अच्छी बड़ी कंपनी के लिए। शुभी हंस रही थी कि अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट जरा सी कम हो गई। मोहित ने कुछ भांप लिया और कहा, क्या हुआ शुभी, किसे देख रही हो, क्यों चुप हो गई? मोहित, ये लड़का कितना हैंडसम है यार, काश ये मुझे डेट कर लेता। कौन? अच्छा ये प्रेम। देखो शुभी, एक लड़का होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे लड़के को भाव मत दो। इस प्रेम का कैरेक्टर कुछ ढीला सा है। अच्छा जी, कोई करे तो रासलीला है और वो करे तो साला कैरेक्टर ढीला है। अरे यार शुभी, क्या मस्ती कर रही हो? बस सच कह रहा हूँ, ये प्रेम ना अच्छा लड़का नहीं है, हो सके तो दूर रहो उससे। मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या पता है, बताओ तो। अरे कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर मेरा काम ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और वो मैं हमेशा करूँगा। अच्छा, प्रोटेक्ट करना? क्यों भाई, मैं अच्छे से अपना भला बुरा जानती हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। समझ गए जनाब? ओके ठीक है, चली जाओ, पर याद रखना ये लड़कों के लिए तुम सिर्फ एक और लड़की हो और कुछ नहीं। उस बात को सुनकर भी शुभी ने उसे अनसुना कर दिया और वहाँ से चली गई। इत्तेफाक से रात को रील्स देखते देखते उसके पास एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। आधी नींद में जब शुभी ने वो रिक्वेस्ट देखी तो उसकी आंखें झट से खुल गई। प्रेम? ओह माय गॉड, ये तो प्रेम की रिक्वेस्ट है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये कहकर उसने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और एक मैसेज आया। हे गॉर्जियस। हाय प्रेम। मैंने तुम्हें आज कैंटीन में देखा और देखता ही रह गया। फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा तो नज़र घुमा दी। आई एम सॉरी, पर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था, इसीलिए दोस्तों से पूछकर तुम्हारी आईडी ली और तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छा दोस्त है। आई मीन था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पर वो तो तुम्हारी हर बात काफ़ी केयरफुली सुन रहा था, काफ़ी सीरियस लग रहा था वो तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है बस, और मैं उसे उसके आगे और कुछ नहीं देखती।
चलो थैंक गॉड। थैंक गॉड, क्यों? अब कुछ नहीं। तो मैडम अगर आप सिंगल है तो आप इस सिंगल लड़की के साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? ज़रूर, क्यों नहीं। लेट मी नो वेयर। वैसे तो कॉलेज के पास एक कैफ़े है, पर पानीपत के कैफ़ेज़ को कहाँ कुछ बनाना होता है। घर आ जाओ कल शाम को, वहाँ पर मैं वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफ़ी बना कर पिलाऊंगा। कॉफ़ी बीन्स खास इटली से इंपोर्ट किया है मैंने। घर? अरे अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अच्छा जी, शाहरुख, मैं हूं ना। ठीक है, फिर कल पक्का। अगले दिन शुभी कॉलेज का कहकर तो चली जाती है, पर वो कॉलेज पहुंचती नहीं है। मोहित उसका पूरा दिन इंतज़ार करता है, पर शुभी आती ही नहीं। उसके घर के पास बाइक पार्क करके हॉर्न बजा के भी उसने देखा, पर वो बाहर नहीं आई। ये शुभी कहाँ होगी? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? ठीक तो है ना वो? मोहित पूरी शाम बाइक पर पानीपत में जगह जगह उसे ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। फ़ोन भी ट्राई करता है, पर वो लगता ही नहीं। अंत में वो शुभी के घर के बाहर बाइक पार्क करके वेट करता है, और 8 बजे वो देखता है कि शुभी एक कार से उतरती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे शुभी कहाँ थी तुम सारा दिन? मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, तुम थी कहाँ? और ये फूल किसने दिए? किसके साथ थी तुम? अरे बस करो मोहित, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कहीं गुम जाऊंगी। और रही बात कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो और हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, नन ऑफ माई बिजनेस? पूरा दिन कॉलेज में वेट किया, शाम को पानीपत के चक्कर लगा लगा कर पागल हो गया, और तुम कह रही हो कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस? इट इज़ माई बिजनेस। तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो मोहित। तुम मेरे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड नहीं, समझे? क्या लेना देना है तुम्हारा? लेना देना है शुभी, क्योंकि क्या? छोड़ो, तुम ना कभी समझी ना कभी समझोगी। बस अपना ख्याल रखना तुम, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बाय। ये कहकर मोहित वहाँ से थोड़ी ही दूर शुभी को अपने घर के अंदर जाता हुआ देखता है। आंखों में आंसू लिए वो वहीं सड़क के किनारे घंटों बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। कुछ दिनों बाद, मोहित, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम बस अपने में खोए खोए से रहते हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। बस मैं टूट गया हूँ, कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। ऐसा मत बोलो बेटा, ऊपर वाला अगर कुछ कर रहा है तो सोच कर ही कर रहा है। आज अगर कुछ छीन रहा है तो कल उससे दुगना देगा वो तुम्हें। तुम चाहे किसी पर विश्वास करो या नहीं, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नहीं मम्मी, सब खत्म हो गया, सब खत्म। और ये कहकर मोहित एकटक दीवार को देखने लगा। चेहरे पे कोई भाव नहीं था उसके। वो एकदम पत्थर की तरह स्थिर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर शुभी की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। वो और प्रेम डेट करने लगे, पर छुप छुप कर। प्रेम के कहने पर वो कॉलेज में एक दूसरे से बात नहीं करते, पर कॉलेज के बाद शुभी कभी कुछ तो कभी कुछ बहाना बनाती और उसके घर जाकर उसके साथ घंटों बिताती। एक रोज़ जब वो शाम को वापस आई तो घर पर, शुभी, ये कोई समय है क्या घर आने का? वो पापा, कल्चरल फेस्ट चल रहा है ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस। तो फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। और ये भी क्या प्रैक्टिस जिसमें 1 बजे से 8 बजे तक तुम बिजी रहती हो? अब क्या हम अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे? और ये लड़का कौन था जिसकी गाड़ी से तुम उतरी? लड़का? नहीं पापा, मेरा फ्रेंड है, स्टेफी। स्टेफी ने ड्रॉप किया मुझे। अच्छा, और स्टेफी तुझे फूल देती है रोज़? फूल? नहीं नहीं, वो प्ले में मेरे कैरेक्टर को फूल चाहिए होते ना, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ, जाके खाना खा लो और टाइम पर सो जाना। जी पापा। शुभी के जाते ही, जी मुझे लगता है कि शुभी को बता देना चाहिए हमें। अरे बिल्कुल भी नहीं, अब राज खुलेगा कल। बहुत हो गई उसकी मनमानी। और अगले ही दिन जैसे ही शुभी उठती है, उसके पापा कहते हैं, शुभी, आज कॉलेज स्किप कर दो।
स्किप? मगर क्यों पापा? वो कुछ लोग घर पर आ रहे हैं ना, इसलिए। ओके, पर कौन? देख लेना। और हाँ, कुछ ढंग का पहन लेना, ये जीन्स जून्स मत पहनना, समझी? शुभी कुछ सोचती तो है, पर फिर उसकी माँ आवाज़ लगाती है। वो सब भूलकर माँ की मदद में लग जाती है। थोड़ी ही देर में 3 लोग घर आ जाते हैं। एक औरत, उसका पति और साथ में एक लड़का भी था। शुभी ने जैसे ही वो देखा, उसके तो तोते उड़ गए। फिर उसने लड़के को देखा, मोटा, बाल कम और गर्दन झुकाए, सिर्फ ज़मीन को एकटक देखता रहता। आइए आइए सोनिया बहन, सफ़र कैसा था आपका? जी बहुत बढ़िया, ये जगह बहुत सुंदर है और आपका घर तो वाजिब है। धन्यवाद। लीजिए आप सभी नाश्ता लीजिए, मैं शुभी को बुलाती हूँ। माँ शुभी को लेकर आती है। गुलाबी चूड़ीदार कमीज और आसमानी नीले रंग के दुपट्टे में शुभी बिल्कुल गुलाबी ताजमहल जैसे लग रही थी, जैसे कलाकार ने अपने कैनवास पर एक पेंटिंग उतारी हो। वो सब शुभी को देखकर उसे देखते ही रह गए। बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जी? इनका मतलब है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। अच्छा शुभी, ये है हमारा बेटा रोहित। आप लोग जाइए और कुछ बात कर लीजिए। नहीं मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ठीक हूँ। अब वो कहना थोड़ा सा शर्मीला है इसलिए कोई बात नहीं बेटा, इधर ही बैठ। हाँ, शुभी का दिमाग तो पहले ही चलना बंद हो गया था और उस लड़के को देखकर तो वो और भी हक्की बक्की रह गई थी। वो लड़का उसे कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, पापा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? अच्छा, आपको लहसी की पड़ी है। और वो लड़के वाले, यक, आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरी शादी के बारे में? अभी अभी तो मेरा मास्टर्स बाकी है, मुझे करियर बनाना है। मैं ये सब किसी बेवकूफ़ लड़की की बीवी बनने के लिए वेस्ट नहीं होने दूंगी। देख बेटा, दिमाग से सोच, दिल से नहीं। इनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी। जानती है ये लोग कहाँ से हैं? बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से बेटा। तो वहाँ जाएगी तो इस छोटे शहर से तेरी आँखें उस बड़े शहर में खुलेगी, और फिर हम भी तो आ सकते हैं ना उधर। एक मिनट, ये लास्ट में क्या कहा आपने? कि आप लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा उधर? मतलब कि अपनी ऐश के लिए आप मेरी बलि चढ़ा देंगे? हरगिज़ नहीं। देख, हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। ना वो दहेज ले रहे हैं, ना ही उनकी कोई खास डिमांड है। बस लड़की चाहिए उन्हें, शुभी। अब शुभी डर जाती है और रात को फ़ोन पर प्रेम को सब कुछ बता देती है। तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे बारे में बता देना उन्हें, मैं आकर बाकी सब संभाल लूँगा। हाँ प्लीज़, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकती। प्लीज़ प्रेम, आई लव यू। हाँ बेबी हाँ, डरो मत, हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरह। और अगले ही दिन शुभी के घर आता है प्रेम। प्रेम को देखते ही शुभी के पापा उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, जी कहिए, कौन है आप? आपका होने वाला दामाद। क्या क्या बक रहे हो तुम? जी हाँ, आपका होने वाला दामाद हूँ मैं। आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कैसा है ये बदतमीज लौंडा? और ये बच्चलन लड़की कहाँ गई? शुभी, मैं आज ही लड़के वालों को फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारी शादी 15 दिन में हो जाएगी। ये सुनते ही शुभी अपने कमरे से भागती हुई आई। लाख मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने भागने की भी कोशिश की, पर किस्मत ऐसी कि लोग उसे वापस पकड़ कर ले आए। शुभी शादी करके मुंबई, जिसे आप बॉम्बे के नाम से जानते हैं, वहाँ चली गई। ससुराल में पहला दिन। शुभे, अरे ओ शुभे, इधर आओ तो। जी माँ जी, कहिए। एक काम करो, तुम पहले तो सबका खाना बना दो। मेरे और पापा जी के लिए तुम पहले चाय बना लेना, फिर नाश्ता सेट करके कपड़े धो देना, ठीक है? और कुछ चाहिए होगा तो बताना। जी मम्मी जी, पहले रोहित का टिफ़िन बना दो। ये रोहित रोहित क्या लगा रखा है? हाँ, रोहित जी कहो, समझी? रोहित जी, अरे पति है वो तेरा, कोई यार नहीं है। तेरे सारे यार होंगे पानीपत में, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझी? और रोहित के लिए टिफिन क्यों? वो ऑफिस थोड़ी ना जाता है।
रोहित जी ऑफिस नहीं जाते तो फिर? अरे वो शेयर मार्केट का काम करता है, वो घर से ही होता है। शेयर मार्केट? हाँ तो शेयर्स का काम करता है मेरा बेटा, पैसों में खेलता है मेरा राजकुमार। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। ये सोचते हुए शुभी अपनी गृहस्थी को संभालने में लग जाती है। थोड़ी देर में उसके ससुर उसे आवाज़ लगाते हैं। शुभी, ओ शुभी, इधर आओ तो जरा। जी पापा जी। बैठो यहाँ, नीचे बैठना बेटा। शुभी को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो बैठ जाती है। अच्छा एक काम करो, मेरे पैर दबाओ, चलो क्या? पैर दबाओ, हाँ ऐसे जोर से। और सुनो, ये सब सूट वूट मत पहनना, यहाँ साड़ी पहनो या फिर टाइट सी टी शर्ट। हाँ टी शर्ट सही रहेगी। वैसे तुम थोड़ी सी मोटी तो हो गई हो, जब घर में देखने आए थे तब तो पतली सी थी, शादी के बाद वजन चढ़ गया है तुम पर। अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी ना हट्टी कट्टी और ताज़ी सी लड़कियां अच्छी लगती हैं। पिता जैसे ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शुभी के तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो किसी तरह खून के घूंट पीते हुए अपने ससुर के पैर दबाने लगी। हाँ थोड़ा जोर से शुभ, इतना मांस चढ़ा लिया है अपने ऊपर तो थोड़ी ताकत भी लगाओ, चलो। हाँ ऐसे जोर जोर से, थोड़ा ऊपर। शुभी थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ। तभी उसे सास की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही सुनील अपनी लुंगी नीचे कर देता है और शुभी से कहता है, भाग जाओ यहाँ से और चुप रहना, समझे? शुभी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ ही नहीं पाई कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके साथ। वो आंसू लिए अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि उसे अपनी पति की आवाज़ आई। डार्लिंग, हाँ आऊँगा ना तुम्हें मिलने ऑनलाइन शाम को 7 बजे, वहीं देसी रोमांस वेबसाइट पर। अच्छा अभी तो बताओ तुमने क्या पहना है? वाह वाह वाह। शुभी को अब जोर का धक्का लगता है। ससुर ऐसा, पति उससे भी गिरा हुआ। दिन के 2 बजे ये क्या चल रहा है? और उसके पति का शेयर मार्केट। वो सोचती है कि अपनी सास को सब बताए, पर बताती भी क्या और कैसे। ऐसे ही अत्याचार चलता रहा। एक दिन, शुभी उठो, शुभी उठ जाओ, मेरे लिए जाकर कोल्ड कॉफ़ी और मैगी बना लाओ, जाओ। रोहित जी सुबह के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज़ अभी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ज़्यादा जुबान चलाती है क्या? और एक थप्पड़ आता है शुभी के मुंह पर। ये क्या? क्यों? ज़्यादा बकर बकर की ना तो यही हाल होगा तेरा। ज़्यादा होशियार मत बनना, हाँ? चल जाके जो कहा है वो बना कर ला। रोती हुई शुभी वहां से चली गई। किचन में खाना बनाते हुए अचानक से उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ और फिर किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सुन शुभी, इस घर में अगर तुझे रोटी चाहिए और खुला हाथ, तो मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। जी पापा जी, आती हूँ अभी। और फिर कुछ ऐसा गंभीर हुआ जिसका जिक्र करना भी नामुमकिन है। शुभी अपने कमरे में जाती है। उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, पर बेशुद्ध होकर वो लेट जाती है कि पीछे से उसका पति उसे कहता है, शुभी आई लव यू, यहाँ आओ तो ज़रा। और ऐसे शुभी एक चक्रव्यूह में फंस जाती है जहाँ घर में किसी से उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस सब अपनी ज़रूरत के समय उसे बुलाते। एक दिन, शुभी यहाँ आओ। जी माँ जी। ये सारा दिन तुम घर में मनहूसियत मत फैलाया करो अपनी शक्ल लेकर। और वैसे प्रेम से बात होती है कि नहीं?
ये नाम सुनते ही शुभी के होश उड़ जाते हैं। वो जिंदगी जो वो कभी छोड़ के आई थी आज फिर उसके सामने आ गई। उसे देखकर उसकी सास जोर से हंसने लगती है। अरे तू इतना क्यों घबरा रही है? बहुत याद रखने का शौक है ना तुझे? न जाने और कितनों को रखा होगा अभी तक। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अभी तेरे यार को बुला देती हूँ, चल मेरे साथ। और ये कहकर शुभी की सास उसे पीटती है, गालियाँ देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। शुभी चीखती चिल्लाती पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह उसकी सास दरवाज़ा खोलती है और कहती है, सुन चुड़ैल, जल्दी से तैयार हो जा और खाना लगा देना। एक मेहमान आ रहा है आज, समझी? 1 घंटा है तेरे पास बस। जी माँ जी। शुभी जख्मी हालत में पहले खुद तैयार हुई, फिर घर की सफाई और खाने में लग गई। जब मेहमान आए तो वो किचन में चाय नाश्ता लगा रही थी और लेकर बाहर गई। पर वो जैसे ही उस शख्स की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई।